हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 26 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल्स होंगे आपके डिजाइन ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर। कॉम्प्रेशन मेंबर के बारे में मैंने आपको बताया था। कॉम्प्रेशन मेंबर के बारे में मैंने आपको अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स भी लगवा दिए थे। कॉम्प्रेशन मेंबर में जो बिल्टअप सेक्शन है उसके बारे में भी हमने आपको न्यूमेरिकल्स लगवा दिया था। अब बारी आती है डिजाइन ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर। कॉम्प्रेशन मेंबर का डिजाइन किस तरह किया जाए, ये कॉन्सेप्ट हम आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताए थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपको वीडियो के न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए। स्टेप्स हमने आपको बता दिया था, सारे स्टेप्स के बारे में बता दिया था कि कैसे कैसे क्या किया जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या बोला है, 100 किलो न्यूटन का अक्षीय संपीड़न बल वहन करने वाले एक असतत संपीड़न उपांक के लिए कोणीय खंड का चयन करिए। बोला गया है कि एक सेक्शन है, कॉम्प्रेशन मेंबर है। वो कॉम्प्रेशन मेंबर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस कॉम्प्रेशन मेंबर है। ध्यान दीजिएगा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस कॉम्प्रेशन मेंबर है, और उस पर 100 किलो न्यूटन का क्या आ रहा है, लोड आ रहा है। और उसके लिए क्या करना है, कोणीय खंड का चयन करना है। कोणीय खंड मतलब एंगल सेक्शन का चयन करना, मतलब आईएसए का हमको चयन करना है। आगे बोला गया यदि उपांक की लंबाई, मतलब जो कॉम्प्रेशन मेंबर उसमें यूज किया गया उसकी लंबाई कितनी है, 2200 मिलीमीटर है। और पराभव प्रतिबल, पराभव प्रतिबल मतलब एल डिस्टेंस, मतलब एफ की वैल्यू क्या है, 250 मेगापास्कल न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। आगे बोला क्या, उपांक के सिरों पर गसेट प्लेट के साथ वेल्ड किया जा रहा है। मतलब जो आपका कॉम्प्रेशन मेंबर है, कॉम्प्रेशन मेंबर का सिरा है, वहां पे नट बोल्ट नहीं लगाया गया है, वहां पे वेल्डिंग की गई है। ठीक है ना, ना नट लगा है, ना बोल्ट लगा, ना रिवेट लगा है, सीधे वेल्डिंग की गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डाटा को नोट कर लेते हैं कि गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया। गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले आपको क्या बोला है, चूज ऑन कैसा सेक्शन बोला है, हाँ डिसकंटिन्यूअस सेक्शन आपको चूज करना है। इसमें अगर सबसे पहले बात किया जाए क्या क्या दे रखा है, तो लोड दे रखा है, लोड 100 किलो न्यूटन दे रखा है। न्यूमेरिकल लगाने का सबसे सिंपल तरीका, पहले आपके पास जितना भी डाटा दे रखा है आप उस डाटा को क्या करिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपके पास कितने फार्मूले हैं, कितने तरीके हैं न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। दूसरा क्या दे रखा है, पराभव प्रतिबल दे रखा है, एफ की वैल्यू 250 दे रखा है। नहीं भी दिया रहता तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये 250 मेगापास्कल ही होता है। आगे हम बात करते हैं क्या दे रखा है, एल दे रखा है, लेंथ दे रखा है। लेंथ कितना दे रखा है, 2200। लेकिन न्यूमेरिकल में एक चीज दे रखा है, कैसा मेंबर है, डिसकंटिन्यूअस मेंबर। तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू डिसकंटिन्यूअस, मेंबर। एल इफेक्टिव जब निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका, 0.85 हो जाएगा। क्यों 0.85 एल होगा, एल इफेक्टिव की वैल्यू अगर यहां से हम फाइंड करते हैं, एल इफेक्टिव हमारा कितना आ जाएगा, 0.85 मल्टीप्लाइड बाई एल की वैल्यू कितनी है, 2200। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका कुछ आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1870 मिलीमीटर। कितना आ रहा है, 1870 मिलीमीटर। अभी क्या हुआ, अभी जितना भी नॉमिनल डाटा है, जो आसान डाटा है, वो क्या हो गया, हमको डाटा मिल गया। अब ये सब जब डाटा मिल गया है तो सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, चूज अ सेक्शन। क्या करते हैं, सेक्शन चूज करते हैं। तीन तरीके से सेक्शन चूज कर सकते हैं, एंगल सेक्शन, आई सेक्शन और बिल्टअप सेक्शन। तो इसमें क्या बोला है, इसमें एंगल सेक्शन बोला है, और एंगल सेक्शन में कौन सा बोला है, मतलब अनइक्वल एंगल सेक्शन हमको चूज करना है। क्या बोला, अक्षीय संपीड़न में वहन करने वाले असतत, मतलब डिसकंटिन्यूअस हमको चूज करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, डिसकंटिन्यूअस चूज करना है, लेकिन ये इसमें नहीं बोला गया है कि ये आपका सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा। आप सेम भी चूज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, जैसे 90 × 8 भी चूज कर सकते हैं, और 90 × 80 भी आप चूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात आती है कि किस तरीके से आप चूज करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि अगर न्यूमेरिकल में ये बोला गया है कि एंगल सेक्शन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं फॉर एंगल सेक्शन, फॉर एंगल सेक्शन, फॉर एंगल सेक्शन के लिए हमने आपको दो डाटा बताया था। एंगल सेक्शन के लिए हमने आपको दो डाटा बताया था। पहला जो डाटा बताया था वो लेम्डा का बताया था, और दूसरा सिग्मा एसी की बताया था। अगर एंगल सेक्शन दे रखा है तो लेम्डा की वैल्यू कितनी होती है, 100। लेम्डा मतलब सिलेंडर डस्ट रेशियो, इसकी वैल्यू होती है 100, और सिग्मा एसी की वैल्यू क्या होती है, 80 मेगापास्कल। ये दो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी क्या की थी, ऑलरेडी हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेड एरिया निकालना।
स्टेप 1 में क्या होता है, एक्सपेक्टेड एरिया निकाला, क्योंकि जब तक हम एरिया नहीं निकालेंगे तो हम सेक्शन क्या करेंगे, सेक्शन हम चूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड एरिया निकालते हैं, फिर उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, सेक्शन चूज करेंगे। तो आ जाते हैं किसमें, स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 जो हमारा होगा वो एक्सपेक्टेड एरिया होगा, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड एरिया। एक्सपेक्टेड एरिया निकालना है। अब आप जानते हैं एक्सपेक्टेड एरिया कैसे निकालते हैं, एक ग्राफ हमारा कैसे निकालते हैं, जितना भी लोड दिया रहता है उसको स्ट्रेस से डिवाइड कर देते हैं तो एरिया निकल जाता है। तो यहाँ पे हम कौन सा एरिया निकालने वाले हैं, यहाँ पे हमेशा हमेशा हम कौन सा एरिया निकालने वाले, ग्रास एरिया निकालेंगे। तो ग्रास एरिया निकालेंगे, लोड अपॉन सिग्मा एसी। लोड की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 किलो न्यूटन दे रखी है। लोड की वैल्यू 100 ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी वैल्यू कितनी दे रखी है, दूसरी वैल्यू की बात करते हैं तो ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है, 80 न्यूटन दे रखी है, और 80 मेगा पास्कल दे रखी है। अब ध्यान से देखिए, ये जो 100 है ये किसमें है, ये आपका किलो न्यूटन में। तो इसको क्या करेंगे, 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई करके इसको न्यूटन में चेंज कर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एजी की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम एजी की वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो ऑलरेडी मेरे पास सॉल्व है न्यूमेरिकल। एजी की वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 1250 मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे ट्विस्ट है, क्या है आपका, अब एजी की वैल्यू कितनी आई है, 1250। ये कौन सी वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो हमने निकाली है, ये वो वैल्यू है जो हमने निकाली है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आईएस से चूज करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूजिंग इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। इक्वल एंगल सेक्शन चूज कर सकते हैं, अनइक्वल सेक्शन। अब सेक्शन आप कैसे चूज करेंगे, इसका कितना है, 1250 आया, तो आपको कोई ऐसा एंगल सेक्शन चूज करना है जिसकी वैल्यू 1250 या उससे ज्यादा हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने बुक पे चले जाइए या स्टील टेबल पे चले जाइए। अब देखिए, हर न्यूमेरिकल में मैं बार-बार आपको ये चीज नहीं बताऊंगा, यही सिर्फ कह दूंगा कि आप स्टील टेबल पे चले जाइए तो आप लोग समझ जाइएगा। हर न्यूमेरिकल में बार-बार मैं बुक खोल के आपको ये चीज नहीं बताऊंगा कि स्टील टेबल ऐसा होता है या फिर आंसर ऐसा आता है। ये आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा इस चीज को लेके कि ऐसी वैल्यू होगी, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या आईएसए सेक्शन है, मतलब इक्वल एंगल सेक्शन है। तो इक्वल एंगल सेक्शन में आ जाते हैं, ये आपका इक्वल एंगल सेक्शन का एजी कितनी है, 1250 है। एजी कितना है, 1250। अब देखिए एजी 1250 कितना है, 1250 इसमें है। देखिए 1770 में 1250 में 1302 आ रहा है, तो 1302 तो हम ले नहीं सकते, तो 1302 ज्यादा हो जाएगा। 80 में 1250 के नजदीकी कौन सा रहा। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 90 गुणे 90 गुणे 8 की बात करते हैं, 90 गुणे 90 गुणे 8 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्या आपका 90 गुणे 90 गुणे 8, तो ये कितना आ रहा, 1379। तो आप चाहें तो ये वाली भी वैल्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 1250 से ज्यादा बात करते हैं, देखिए आईएस से 70 गुणे 70 गुणे 10, आप ये भी वैल्यू ले सकते हैं 1302 का। आगे बात करते हैं, ये 1402 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको मत लीजिएगा, 1402 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको मत लीजिएगा। तो आप एक सेक्शन चूज कर सकते हैं, आईएस से 70 गुणे 70 गुणे 10 चूज कर सकते हैं, एक ये सेक्शन चूज कर सकते हैं। एक सेक्शन की अगर हम बात करते हैं जो मैंने चूज किया, मैंने आईएस से 90 गुणे 90 गुणे 8 चूज किया, मैंने 90 गुणे 90 गुणे 8 चूज किया। इस पे एरिया आ रहा 1379। मैंने क्या किया है, चूजिंग आईएस से 90 मल्टीप्लाइड बाई 8 मिलीमीटर। अगर हम इस सेक्शन को चूज करते हैं तो इस सेक्शन के चूज करने से क्या हो गया, हमारी जो एजी की वैल्यू आ रही है, अब एजी कौन सी वैल्यू है, एजी की वो वैल्यू आ रही है जो कोड से आ रही है, 1379 मिलीमीटर स्क्वायर आया है। अब एजी हमको क्या हो गया, एजी हमको पता हो गया, तो हम क्या करेंगे, कोड को बंद कर देंगे। जैसे एजी हमको पता होगा हम कोड को बंद कर देंगे। एक चीज और हम ज्ञात कर लेंगे, इसमें आर मिनिमम ज्ञात कर लेंगे कि आर मिनिमम कितना आया इसका, क्योंकि आर मिनिमम की आवश्यकता पड़ेगी न्यूमेरिकल, हम इसी के अनुसार निकालेंगे। आर मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, एक आर एक्स दिया होगा, एक आर वाई वाई दिया होगा, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा आर मिनिमम। हालांकि इसकी वैल्यू आई है 17.5 मिनिमम, 17.5 मिलीमीटर, ठीक है 17। अब देखिए, अब जब ये जो वैल्यू हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, चूज द स्ट्रेंथ ऑफ चूजन सेक्शन। हम क्या करेंगे, अब हम अपने स्टेप 3 में जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको स्टेप 2 मान सकते हैं, यही आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टेप 2 मान लीजिए, इसको स्टेप 2 मान लीजिए और इसको स्टेप 3 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे,
अब हम करेंगे चेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ चूजन सेक्शन, मतलब जो सेक्शन हमने चूज किया अब इसका स्ट्रेंथ हम चेक करेंगे। भाई अगर हम किसी आदमी को चूज कर रहे हैं वो हमारे लायक नहीं होगा तो उसको हम चूज क्यों करेंगे, तो अब हम उस आदमी को चेक कर रहे हैं, मतलब जो सेक्शन हमने माना है उस सेक्शन को हम चेक कर रहे हैं कि वो हमारे लायक है कि नहीं। तो होगा चेकिंग द स्ट्रेंथ, चेक द स्ट्रेंथ ऑफ चूजन सेक्शन, चूजन सेक्शन मतलब जो सेक्शन हमने चूज किया उसके स्ट्रेंथ के बारे में चेक करेंगे। तो स्ट्रेंथ के बारे में कैसे चेक करते हैं, बहुत सिंपल है। लैम्डा सबसे पहले निकालेंगे एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। लैम्डा कैसे निकालेंगे, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। एल इफेक्टिव वैल्यू की बात करते हैं तो कितना आ गया, एल इफेक्टिव आपका 1870 आ गया है। आर मिनिमम की वैल्यू हमको जस्ट यहाँ पे क्या है, आर मिनिमम की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है कितना है, आर मिनिमम की वैल्यू कहाँ गई, ये 17.5। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये लैम्डा की वैल्यू इस सेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट है इतना होना चाहिए, लेकिन मुझे भी तो लैम्डा की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी ना। अगर ये सेक्शन मजबूत होगा, जैसे अगर मैं आपसे मजबूत हूं तो मेरी वैल्यू आपसे ज्यादा आएगी, तो इसी तरह ये सेक्शन अगर इस वाले सेक्शन से मतलब जो बुक में दिया है और जो मैंने माना है, तो मेरा माना हुआ सेक्शन अगर बुक वाले सेक्शन से ज्यादा आ जाता है तो मजबूत होगा। तो यार लैम्डा की वैल्यू आप चेक कर लीजिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा 17 या 18 है तो 100 से ज्यादा ही आएगा। तो इसकी बात करते हैं 106.85 आया है, 106.85 आया है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 106.5 पर। तो आप लिखेंगे इज ग्रेटर देन 100 और ब्रैकेट में लिखेंगे ओके। मतलब इस सेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन को आप चूज कर सकते हैं। अब आप अपने दिमाग से बताइए, अगर मैं 1250 की जगह 1300 मान लिया होता तब तो ये तो आता ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा लेके चलनी है। जहां 1200 मानना हुआ 1300 ना मान के 1350 मानिए, 1400 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होता है, हमारा ये जो फेल न्यूमेरिकल ये कभी फेल नहीं होता। तो आप वैल्यू को हमेशा थोड़ा सा ज्यादा मान के चलेंगे तो आपको इन फ्यूचर दिक्कत नहीं होगा और न्यूमेरिकल आपका क्या होगा, फेल नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। इस नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका लैम्डा की वैल्यू सिग्मा एसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा एसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमको दो चीजें मिल गई, क्या मिल गई, दो चीजों में हमको क्या मिल गई, पहला तो हमको ये वाला चीज मिल गया है, इसकी वैल्यू मिल गई है, लैम्डा की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये 106 मिल गया ना, तो 106 के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए मुझे 100 के लिए तो पता है सिग्मा एसी की वैल्यू 100 के लिए 80 होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि 106 के लिए सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी होगी। तो 106 के लिए हमको सिग्मा एसी की वैल्यू के बारे में नहीं पता है, तो हमको क्या करना है, इस 106 के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब हम आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आपको पता है एक बार इसकी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू 106 लेंगे, लैम्डा की वैल्यू कितनी लेंगे, सॉरी 106 नहीं 100 लेंगे। लैम्डा की वैल्यू जब 100 लेंगे तो सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी आ जा रही है, वहां से आपका 80 आ जा रहा है। 80 मेगा पास्कल लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां मत लिखिए। अब दूसरा क्या करेंगे, 106 है तो एक वैल्यू ये बढ़ा के मानेंगे, मतलब 110 पे लेंगे। क्लियर है ना, लैम्डा की वैल्यू कितनी लेंगे, 110 लेंगे। ये आपका 110 लेंगे। जब इसकी वैल्यू 110 लेंगे तो सिग्मा एसी की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, कोड से या टेबल से देखनी पड़ेगी। तो हालांकि मेरे पास है तो इसकी वैल्यू आई 72, वैल्यू 72 आ रही है। अब दोनों के बीच में आप क्या कर लीजिए, दोनों के बीच में आप कंपेयर कर लीजिए। देखिए लैम्डा की वैल्यू 100 से 110 हो रही है, मतलब लैम्डा की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 10 में क्या हो रही है, 10 में बढ़ोतरी हो रही है, 10 बढ़ रहा है, मतलब यहां से यहां आते हैं 10 बढ़ रहा है, और यहां से यहां आते हैं तो सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी हो रही है, सिग्मा एसी की वैल्यू की बात करते हैं तो जो सिग्मा एसी की हमारी वैल्यू है वो क्या हो रही है, घट रही है। कितनी घट रही है, 8 घट रही है, 8 घट रही है। तो अगर लैम्डा बराबर 1 की बात करते हैं, एक वैल्यू के लिए अगर हम निकालते हैं, एक वैल्यू के लिए निकालते हैं तो ये 10/8 है 0.8। एक वैल्यू अगर बढ़ती है तो 0.8 क्या हो रही है, घट रही है। एक वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी क्या हो रही है, 0.8 घट रही है। हमको किसके लिए चाहिए, हमको 6.85 के लिए चाहिए ना। ये आपका 110 है, 100 है, और ये 106 है, दोनों में अंतर कितना है, 6.85 के लिए चाहिए। तो जब हम 6.85 के लिए वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.85। ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ये वैल्यू हमारी घटेगी। 6.85 के लिए जो वैल्यू हमारा आया वो कितना आया, 5.48। 5.48 ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ये वैल्यू हमारी घटेगी। ये वैल्यू अगर हम घटाएंगे तो किसमें घटाएंगे, इस सिग्मा एसी से घटाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एसी बराबर 80 - 5.48। ठीक,
अब हमारी सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी आ रही है 74.52 मेगा पास्कल। अब जो ये सिग्मा की एसी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 74.52। यही हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी जिस वैल्यू को हम लेके सॉल्व करेंगे। स्टेप 5 पे आ जाते हैं कि स्टेप 5 हमारा क्या होता है। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अब क्या करेंगे स्ट्रेंथ चेक करेंगे। स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। एरिया मल्टीप्लाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस आप जो भी लिखना चाहें। एरिया की वैल्यू कितनी है भाई एरिया की वैल्यू कितनी है कितनी मैंने निकाली थी तो 1379। एरिया की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे हमेशा हम कौन सी वैल्यू लेंगे एरिया की हम वही वैल्यू मानेंगे जो वैल्यू हम क्या करेंगे निकाले रहेंगे या कोड से माने रहेंगे। तो कोड से मैंने कौन सी वैल्यू मानी है 1379 हमने ये वाली एरिया की वैल्यू मानी एजी की वैल्यू। तो यहाँ पर जाएगा 1379। अगर स्ट्रेस की बात करते हैं तो जस्ट आपके सामने है 74.52। अब देखिए यहाँ पे आपको ये सब नहीं बोला है कि दो से ज्यादा लिमिट प्रयोग किया गया है दो से ज्यादा प्रयोग किया गया रहता तो ये रहता एक रहता या एक तक रहता तो क्या होता 0.85 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते लेकिन ऐसा कुछ कहीं नहीं है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 102.763 जो कि कितना आ रहा है 107.763 102.763 कितना आ रहा किलोमीटर आ रहा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 107 आ रही है और गिवन वैल्यू कितनी है लोड की 100 है। तो आप क्या लिखेंगे इज ग्रेटर देन 100 किलोमीटर ब्रैकेट में लिखेंगे ओके। हेंस ओके मतलब ओके यानी कि ये सही है। और अगला स्टेटमेंट आप लिखेंगे सो आई से 90 गुणे 8 मिलीमीटर 90 गुणे 8 मिलीमीटर एंगल विल बी यूज्ड या फिर विल बी चूज्ड दैट्स इट। ये आपका क्या रहा ये आपका न्यूमेरिकल था। यहाँ पे का क्या होता है एक न्यूमेरिकल आपका खत्म हो जाता है विल बी चूज्ड होगा कि हमने चूज कर लिया थर्ड फॉर्म होगी ठीक है ना। इस न्यूमेरिकल को नोट करिए ये न्यूमेरिकल आपका इसी तरह रहेगा ठीक है ना। काफी आसान न्यूमेरिकल था आपने देखा इसमें कोई बवालबाजी नहीं था। बवालबाजी क्यों नहीं था क्योंकि इसमें वेल्डिंग किया गया था वेल्डिंग की वजह से आप बवालबाजी से बच गए। अगर वेल्डिंग नहीं किया गया होता रिवेटिंग या बोल्टिंग होता तो बवालबाजी होता। 10 तरीके के और बवाल आते हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता ठीक है। इसको नोट करिए फिर आगे मेरे को बताते हैं एक और। देखिए ये काफी अच्छा न्यूमेरिकल है ये काफी बड़ा भी न्यूमेरिकल है और काफी बेहतरीन भी न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे ध्यान से। न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है 850 किलो न्यूटन भार वहन करने हेतु एक स्तंभ के लिए दो चैनल खंडों का चयन कीजिए। चैनल खंडों को पीठ से पीठ रखते हुए इनमें शुद्ध दूरी निर्धारित कीजिए तथा इसकी प्रभावी लंबाई 3500 मिलीमीटर मानी है। ये आपका क्या दे रखा है ये न्यूमेरिकल दे रखा है। इस न्यूमेरिकल को चलिए बताते हैं देखते हैं कैसे कैसे होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं कैसे कैसे होता है।
ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या सबसे पहले बोला है? सबसे पहले बोला है 850 किलो न्यूटन भार वहन करने वाले स्तंभ। गिवन डाटा, गिवन डाटा में सबसे पहले क्या दे रखा है? लोड। अगर हम लोड की बात करें कितना दे रखा है? 850 किलो न्यूटन। 850 किलो न्यूटन क्या दे रखा है? आपका लोड दे रखा है। और बोला गया है कि 2 चैनल खंडों का क्या करना है? चयन करना है, जिनकी पीठ से पीठ दूरी रखते हुए मतलब जिनको पीठ से पीठ मतलब अपोजिट, पीठ से पीठ मतलब क्या होता है? अपोजिट रखते हुए उसमें डी ज्ञात करना है। मतलब उसका क्या कर ज्ञात करना है? डी ज्ञात करना है, उसका डी ज्ञात करना है। आगे न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है? आगे बोला गया है स्तंभ की प्रभावी लंबाई, मतलब इफेक्टिव लेंथ क्या दे रखा है? 3500। ठीक है, एल इफेक्टिव कितना दे रखा है? एल इफेक्टिव की बात करते हैं तो 3500 मिलीमीटर दे रखा है। ये 3 डाटा आपको क्या दे रखा है? ऑलरेडी दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे कुछ चूज कर लेंगे, मतलब कोई सा भी हम एंगल सेक्शन क्या करेंगे? चूज कर लेंगे। तो पहले हम एंगल सेक्शन बना लेते हैं। एंगल सेक्शन हम बना लेते हैं, कोई सा भी एंगल सेक्शन बना लेते हैं। चलिए छोड़ दीजिए, बनाते भी नहीं, अभी एंगल सेक्शन हम बना भी नहीं रहे हैं। अब हम आपके अनुसार चल रहे हैं, जैसा न्यूमेरिकल बोला उस न्यूमेरिकल के अनुसार चल रहे हैं। चैनल सेक्शन अभी हम नहीं बना रहे हैं। चैनल सेक्शन भी खुद ब खुद आप बना लेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगी कौन सी चीजें चूज करनी है, कौन सी चीजें चूज नहीं करनी है। हमको क्या बताया गया? हमको 2 एंगल सेक्शन बताया गया कि डबल सेक्शन यहाँ पे, डबल एंगल सेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो हम लिखेंगे फॉर डबल एंगल सेक्शन, फॉर डबल एंगल सेक्शन। अब देखिए डबल एंगल सेक्शन की अगर बात करते हैं तो डबल एंगल सेक्शन के लिए कितनी कितनी वैल्यू होती है? लेमडा की वैल्यू 40 होती है, सिग्मा एसी की वैल्यू 140 होती है। लेमडा की वैल्यू कितनी होती है? 40, और सिग्मा एसी की वैल्यू होती है कितनी? 140 मेगापास्कल। ये 2 वैल्यू होती है। लेमडा की वैल्यू 40 होती है, सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी होती है? 150 मेगापास्कल होती है। आगे अब हम क्या करेंगे? अब ये हमारा निकल गया, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमारा स्टेप 1 में हम क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड एरिया। स्टेप 1 में क्या होगा? एक्सपेक्टेड एरिया, एक्सपेक्टेड एरिया। एक्सपेक्टेड एरिया जो हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ए ग्राफ निकालते हैं। ए ग्राफ किस तरह निकालते हैं? लोड अपॉन स्ट्रेस। लोड अपॉन क्या होता है? स्ट्रेस होता है। लोड अपॉन स्ट्रेस से हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। अब लोड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 850 किलोमीटर। यहाँ पे एजी हो जाएगा 850 इंटू 10⁻³ स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 140। अगर बात करते हैं एजी की वैल्यू की, तो एजी की वैल्यू हमारी कुछ आ जाती है अप्रोक्सीमेटली आई है 6071.42 मिलीमीटर। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई? हमारी वो वैल्यू आई है जो निकली है। ठीक है, अब स्टेप 2 पे क्या करेंगे? चूजिंग है डबल एंगल सेक्शन। क्या करेंगे? चूजिंग है डबल एंगल सेक्शन। क्या करेंगे? हम डबल एंगल सेक्शन को चूज करेंगे। चूजिंग है डबल एंगल सेक्शन। चूजिंग ए डबल एंगल सेक्शन। क्या करते हैं? डबल एंगल सेक्शन चूज करते हैं। ठीक है, जब डबल एंगल सेक्शन आप चूज करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो हमने एजी निकाला है किसके लिए है? ये टोटल एजी आया है। इस टोटल एजी को हमको क्या करना पड़ेगा? 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये टोटल एजी आया है, इस टोटल एजी को हमको क्या करना पड़ेगा? 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक सेक्शन के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेक्शन का ही आया है। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ सिंगल सेक्शन, यहाँ पे अगर हम सिंगल सेक्शन निकालते हैं, एजी का सिंगल सेक्शन निकालते हैं तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है ना? फॉर सिंगल एंगल सेक्शन, फॉर सिंगल एंगल सेक्शन। सिंगल एंगल सेक्शन के लिए क्या करेंगे? एजी बराबर क्या होगा? 6071.42 डिवाइडेड बाय 2।
कितना आ जाएगी एजी की वैल्यू आ जा रही है 303.570 मिलीमीटर स्क्वायर, इतना आ जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, एंगल सेक्शन चूज करेंगे। तो एंगल सेक्शन चूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल सेक्शन चूज ऐसा करेंगे जिसकी एरिया इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो, ठीक है ना, इससे ज्यादा एरिया हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कोड में। तो कोड में आप देखेंगे तो हमको कौन सा, हमको डबल एंगल सेक्शन यूज करना है। तो हमको एंगल सेक्शन चूज करना है, वो भी डबल एंगल सेक्शन, मतलब आई सेक्शन वगैरह टाइप का चूज करना है। तो अब मैं मान लेता हूं, मैं चूज कर रहा हूं आईएनसी, मैंने चूज किया है, जो चूज किया आईएसएमसी, आईएसएमसी 225, आईएसएमसी 225। अब आईएसएमसी 225 अगर बात करते हैं तो इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना कितना आएगा इसका स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले इसमें बात करते हैं एजी की वैल्यू। जो एजी की वैल्यू हमारी आ रही है कितनी है, 3301। अब ये 303 बनाया यहाँ 3301, 3301 मिल, थोड़ा सा हमने ज्यादा वैल्यू माना है क्योंकि इसके करीब कोई वैल्यू नहीं था। 3301 है। आर एक्स एक्स आर वाई वाई, मतलब आर मिनिमम सीधे मान लेते हैं कि आर मिनिमम कितना आएगा, ठीक है ना। आर मिनिमम की वैल्यू ले लेते हैं, और मिनिमम की वैल्यू आ रही है, चाहिए एक मिनट, इसमें वैल्यू हम देख लेते हैं कितना वैल्यू आया। पहले वैल्यू हम देख लेते हैं, आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम दोनों वैल्यू पहले लिख देते हैं क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। आर एक्स एक्स की वैल्यू आई है कितनी, आर एक्स एक्स की वैल्यू 90.8 मिलीमीटर, 90.8 मिलीमीटर। आर वाई वाई की वैल्यू जो आई है वो आपकी आ रही है 23.8 मिलीमीटर, 23.8 मिलीमीटर आ रही है। इसमें दो वैल्यू और निकाल लेते हैं, आई एक्स एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आया 2694.6 इंटू 10⁴ मिलीमीटर टू द पावर 4। ये आपका आई एक्स एक्स की वैल्यू है। आई वाई वाई की वैल्यू की बात करते हैं, जो आई वाई की वैल्यू है तो वो आया 187.20 इंटू 10⁴ मिलीमीटर टू द पावर 4। ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, आर एक्स एक्स आई वाई। अब देखिए आर मिनिमम की वैल्यू इसमें से हमको लेनी चाहिए कितनी, लेनी तो ये चाहिए 23.8, लेकिन आर मिनिमम की वैल्यू जब हम लेंगे तो ये वाली वैल्यू लेंगे। ये वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि जो चैनल सेक्शन है वो अपोजिट रखा गया। अगर सीधा रखा गया होता तो आर मिनिमम ये होता है, लेकिन अपोजिट रखा गया है तो उसके लिए वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू वो वाली लेंगे, ठीक है ना, बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, इतनी चीजें निकल गई। उसके बाद हमको क्या करनी है, हमको आर मिनिमम वगैरह चेक करना है कि आर मिनिमम कितना होगा कितना नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए पहले वाले सेक्शन का आर मिनिमम, इसका तो आर मिनिमम हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आर मिनिमम निकालेंगे। इसका आर मिनिमम निकालेंगे कि आर मिनिमम कितना आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 40 पे 40 दिया गया। पहले इसका भी आर मिनिमम निकालना पड़ेगा, इसका भी आर मिनिमम निकालना पड़ेगा। दोनों आर मिनिमम हमको क्या करना पड़ेगा, निकाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले इसके लिए आर मिनिमम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सिंगल एंगल सेक्शन के लिए आर मिनिमम कितना आ रहा है, फिर जो हम चैनल सेक्शन में आ रहे हैं उसके लिए आर मिनिमम कितना आ रहा है, ठीक है ना। वो दोनों चीज हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि उससे मतलब नहीं, हम डायरेक्टली इसी आर मिनिमम को चेक कर सकते हैं। लेमडा की वैल्यू 38 आ रही है और इसमें लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है, एक मिनट रुक जाइए, 40 आ रही है और 38 आ रही है।
ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, लेमडा की वैल्यू, एक मिनट रुक जाइए, लेमडा की वैल्यू हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए, पुराने वाले वैल्यू से जो लेमडा की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार कोड का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोड नहीं देखेंगे तो तुरंत न्यूमेरिकल क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इसीलिए बार बार पेज आपको पलट के कोड देखना पड़ेगा, कोड लेना पड़ेगा। तो मैं कोड से वैल्यू देख के आपको आगे बताता हूँ कि कितनी कितनी किसकी वैल्यू आई है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले की, मिनिमम की बात करते हैं तो अच्छा देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाले सेक्शन के लिए आर मिनिमम भी निकाल लेते हैं। पहले सिंगल एंगल सेक्शन के लिए क्या करते हैं, आर मिनिमम भी निकाल लेते हैं। सिंगल एंगल सेक्शन के लिए अगर आर मिनिमम निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, एल इफेक्टिव अपॉन लेमडा। एल इफेक्टिव अपॉन क्या हो जाएगा, लेमडा। इसके लिए आर मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3500 बटा 40। तो यहाँ पे आर मिनिमम की वैल्यू आ जा रही है, आर मिनिमम की इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, 87.50 मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए आर मिनिमम की वैल्यू हमारी क्या हुई, इसके लिए आर मिनिमम की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, हालांकि कोई मतलब नहीं था यहाँ पे आर मिनिमम निकालने का, अब हम क्या करते हैं, लेमडा निकालते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, लेमडा निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, लेमडा निकालते हैं। लेमडा हमारा क्या आएगा, स्टेप 3 में हमारा आ जाएगा लेमडा। स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, लेमडा निकालेंगे। स्टेप 3 में हमने क्या किया था, पिछली वाले न्यूमेरिकल में आपने देखा था, हमने क्या किया था, जो चूजन सेक्शन है उसका लेमडा निकाल के चेक किया था कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो चेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ चूजन सेक्शन, तो लेमडा की वैल्यू क्या होती है, तो लेमडा की वैल्यू ये आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, इसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई रोल नहीं था, इसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा रोल नहीं था। लेमडा की वैल्यू आपकी होती है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। एल इफेक्टिव की बात करते हैं, वैल्यू कितना है, 3500। अब आर मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, 90.8। हमने आपको बता दिया 90.80 क्यों लेंगे, क्योंकि सेक्शन जो है अपोजिट रखा गया है। लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 38.5। 38.5 ये हमारी लेमडा की वैल्यू आ जाती है। इसकी वैल्यू 38.5 आ रही है और इसकी 40 आ रही है। ठीक है ना, इसकी 40 आ रही है, इसकी 38.5 आ रही है। अब लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से अगर आप देखें मेरी चीजों को, तो ये जो आ रहा है ये डबल एंगल सेक्शन के लिए 40 आ रहा है और ये सिंगल एंगल सेक्शन के लिए इतना आ रहा है। तो इसका जब डबल करेंगे तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा आ जाएगी इससे। तो यानी कि हमारे यहाँ न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल सही है। ठीक है ना, इसको आप हटा दीजिए, इसका कोई बहुत ज्यादा काम नहीं लग रहा। चलो ठीक है, इसको लिख लो। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 38.5 आ रही है, इसकी वैल्यू 40 आ रही है। मतलब 38.5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इससे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या है, लेमडा की वैल्यू सही आई है, सब कुछ सही आई है। अब हम क्या करेंगे, इस लेमडा के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एसी की वैल्यू क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आ जाएंगे स्टेप 4 में। स्टेप 4 में लेमडा की वैल्यू कितनी मानेंगे, लेमडा की वैल्यू हम पहले 30 मानेंगे। एक लेमडा की वैल्यू तो कितना मानेंगे, 38 आएगा तो 30 और 40 मानेंगे। पहले तो हम लेमडा की वैल्यू कितनी मानेंगे, 30, फिर लेमडा की वैल्यू कितनी मानेंगे, 40। अब लेमडा की वैल्यू अगर 30 रहेगी तो सिग्मा एसी क्या होगा, 40 रहेगी तो सिग्मा एसी क्या होगा। सबसे पहले 30 पे देख लेते हैं। अगर 30 हमारी वैल्यू आती तो सिग्मा एसी की वैल्यू 145 होता है और इसकी वैल्यू 139 होती है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 30 से 40 हो रहा है, यानी 10 बढ़ रहा है। 30 से 40 हो रहा है, 10 वैल्यू बढ़ रही है, 10 बढ़ रही है। इधर से इधर आने बढ़ रही है, इधर से इधर आने में कितनी घट रही है, 6 घट रही है। 6 क्या हो रही है, घट रही है। तो अगर 1 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 0.6 घटेगा। हमको किसके लिए चाहिए, हमको 38 के लिए चाहिए, तो 8.5 बढ़ा देते हैं। 8.5 को जब आप बढ़ाएंगे तो कितना घट रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8.5 गुणे 0.6। अगर 8.5 का 0.6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5.1 आता है।
5.1 क्या होगा, रिड्यूस होगा। किससे रिड्यूस करेंगे, इस वाली वैल्यू से रिड्यूस करेंगे। तो सिग्मा AC बराबर क्या हो जाएगा, 145 माइनस 5.1। जैसे आप इसमें से 5.1 रिड्यूस करेंगे तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 139.9, 130.9 मेगा पास्कल। ये हमारी वैल्यू आ गई। स्टेप 5 में क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस। एरिया हमने क्या माना था, एरिया हमने 3301 माना था। कितना माना था हमने एरिया, 3301 हमने एरिया माना था। ठीक है, तो अब हम जो यहाँ स्ट्रेंथ निकालेंगे वो क्या, चलिए सर पहले सिंगल के लिए निकालते हैं। 3301 इसकी वैल्यू है 139.9, 139.9। तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ हमारी कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ठीक है, हाँ ये किसके लिए, ये सिंगल एंगल सेक्शन के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डबल एंगल सेक्शन के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमको डबल एंगल सेक्शन के लिए डाटा चाहिए। तो डबल एंगल सेक्शन के लिए जो डाटा हमारी आ रही है वो आ रही है 923.61 किलो न्यूटन, 923.61 किलो न्यूटन। अब ये जो किलो न्यूटन है ये इस 850 से ज्यादा है। ये क्या है, 850 से ज्यादा है। तो आप यहां से कह सकते हैं न्यूमेरिकल हमारा सही है। ओके, न्यूमेरिकल्स हमारा क्या सही है। तो हम यहां लिखेंगे सो, कौन सेक्शन हमने चूज किया, ISMC। सो ISMC 225 विल बी चूज्ड। इसको हम क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। अभी हमने क्या किया, न्यूमेरिकल का आधा भाग निकाला है। हमने स्ट्रेंथ निकाल दिया। हमसे क्या पूछा, हमसे डी पूछा है कि भाई जब दोनों सेक्शंस को रखा जाएगा अपोजिट करके तो उसका हमको क्या बताइए, हमको उसका डी बताइए। तो अभी हमने जितना न्यूमेरिकल सॉल्व किया लगभग उतना और ही सॉल्व करना है, क्या करने के लिए, डी सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तब हम इसका अगला वाला पार्ट बताते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे नहीं सॉल्व किया जाएगा, किसकी वैल्यू क्या आई है, किसकी वैल्यू क्या नहीं आई है, तो हम बताते हैं। फिर हम आपको डायग्राम भी बताएंगे, तभी आपको डायग्राम भी समझ में आएगा कि इस डायग्राम का क्या मतलब है। अब इन सारी चीजों को हमको क्या कर देना है, बिल्कुल इरेज कर देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत कम देते हैं। अगर गलती से ये न्यूमेरिकल दे देता है तो कम से कम ये नंबर आपको 15 नंबर में न्यूमेरिकल देगा। 50 नंबर में 15 नंबर का सिर्फ ये न्यूमेरिकल होगा अगर आपको देता है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं, क्योंकि ये आपका 2 न्यूमेरिकल के बराबर है, ठीक है ना। तो 15 नंबर में ये न्यूमेरिकल देगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको डी फाइंड करना। तो डी फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले सेक्शन बना लेते हैं। क्या ISMC कितना माने थे, ISMC हमने माना था 225 माना था। तो सबसे पहले सेक्शन बना लेते हैं कि सेक्शन कैसे बनेगा।
ये आपका एंगल सेक्शन बन गया, ठीक है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको डी ज्ञात करना है बेसिकली। डी मतलब इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। इनके बीच में डी को कितना रखा जाए कि स्टेबल रहे। तो ये आपका सबसे पहले हो जाएगा एक्स एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा वाई वाई। ये पूरी क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी के लिए एक्स एक्स वाई वाई हो जाएगा, ठीक है। पूरी 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 क्या हो जाएगा, बॉडी के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं सिर्फ इसके लिए, तो ये आपका हो जाएगा x1 x1, ये आपका हो जाएगा x2 x2, ये आपका हो जाएगा y2 y2, और ये आपका हो जाएगा y1, ये भी आपका हो जाएगा y1। ये दोनों क्या हो जाएगा y1 y1, क्लियर। अब आप किसी में कुछ और वैल्यू होगी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, x है, ठीक है, और ये भी वैल्यू क्या है, x है। हम दोनों डिस्टेंस को x मान लेते हैं। और आप जानते हैं कि ये वाली जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, सी एस एक्स की वैल्यू होती है। इस सेक्शन से यहाँ, इस सेक्शन से यहाँ ये वैल्यू 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 किसकी होती है, सी एस एक्स की होती है। तो हमको सी एक्स एक्स की भी आवश्यकता इसमें पड़ेगी, तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, सी एक्स एक्स। ये आपका सी एक्स एक्स लिखा, काफी छोटे में है तो आप समझ जाइएगा, ये सी एक्स एक्स लिखा गया है, ठीक है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो हम लिखेंगे नाउ बैक टू बैक, now back to back distance for maximum strength, distance for maximum distance। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले सी एस एक्स की वैल्यू कहाँ से देख लेंगे, कोड से देख लेंगे। सी एस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 23 आएगी, 23 मिलीमीटर। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप ISMC 225 खोलेंगे तो वहीं से आपको पता हो जाएगा। इसके लिए आपने फार्मूला सुना होगा कि इसके लिए फार्मूला क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वहां से आप इसका क्या कर सकते हैं, फार्मूला कर सकते हैं। या तो आपको ये पता है कि ये जो सेक्शन स्टेबल करना है, तो इसको स्टेबल करने के लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा, फार्मूला क्या पढ़ा, आई एक्स एक्स को आई वाई वाई के क्या कहते हैं, बराबर कर दें। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू को क्या करें, आई वाई वाई को बराबर कर दें। हमने आपको बताया था आई एक्स एक्स आप लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2IX1 IX1, 2IX1 2IX1, इसको आप लिख सकते हैं। और जो आई वाई वाई लिखा है इसको हम पूरे फार्मूले में लिख देते हैं, 2I y1 प्लस ए एच स्क्वायर, क्लियर। ये चीज हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई x1 की वैल्यू हमको पता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू हमने क्या दिया है, ऑलरेडी हमको दे दिया है 2694.6, 2694.6 इंटू 10 टू द पावर 4 वैल्यू दे रखी है। आगे फिर 2 है। आई वाई वाई 1 की वैल्यू की बात करती है तो ये भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 187.20 इंटू 10 टू द पावर 4 ये वैल्यू दे रखी है, प्लस ए एच स्क्वायर। मतलब दोनों का एरिया, तो सॉरी एरिया मतलब सिंगल एरिया कितना हो जाएगा, 3301 इंटू एक्स स्क्वायर। इसीलिए हम इसको क्या माने थे, एक्स माने थे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स, एक्स स्क्वायर हम क्या मान लिए थे यहाँ पे, ठीक है ना। अब जब ये आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे टोटल, तो ये आपका इधर का आएगा 3301, कितना आ रहा है, 3301 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3301 एक्स स्क्वायर इक्वल टू उधर आ जाएगा 2694.6, 2694.6 माइनस 187.2 इंटू 10 टू पावर 4। यहां से आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आ रहा है टी, सीधे एक्स की वैल्यू आपको बता रहा है, एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, आ रहा है 87.15 क्या मिलीमीटर, मिलीमीटर नहीं मीटर में वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू कितनी आ रही है, मीटर में आ रही है, मिलीमीटर में आएगी वैल्यू, नहीं इसकी वैल्यू मिलीमीटर में ही आएगी क्योंकि सारी वैल्यू हमने मिलीमीटर में ली है, बुक में हमने गलत लिख लिया। ये आ रही है आपकी मिलीमीटर में। अब जब यहाँ से x की वैल्यू निकल गई तो आपको एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, d बराबर क्या होता है, d बराबर 2x माइनस सी एक्स एक्स, ये फार्मूला होता है। ये वही वाला फार्मूला, इसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, x की वैल्यू आई है 87.17 माइनस सी एक्स की वैल्यू आई 23.00, तो यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी।
भाई डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है तो इस टोटल दूरी में से ये वाली दूरी माइनस कर देंगे। तो टोटल दूरी कितनी है भाई, x में से CSX माइनस कर दे भाई, x में से CSX को माइनस कर दे, x में से CSX को माइनस कर दे और 2 को मल्टीप्लाई कर दे। CSX यहीं तक है, CSX यहीं तक है, ये आपका CSX है, ये आपका CXX है। क्लियर? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही है, d की वैल्यू आ रही है आपकी 128.3 मिलीमीटर आ रही है, मिलीमीटर स्क्वायर नहीं। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी d की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, अभी आपका एक पूरा न्यूमेरिकल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। दूसरा न्यूमेरिकल क्या हो गया है, पूरा आपका ये दूसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो अब देखें कितना छोटा सा न्यूमेरिकल था ये, लेकिन कितना लंबा समय ले लिया। और न्यूमेरिकल में डाटा क्या दिया था, कुछ भी नहीं, एक भी डाटा आपको सिंगल नहीं दिया था, बस ये बोला था 850 किलोमीटर लग रहा है, क्योंकि सारा डाटा इसमें क्या होता है, एजम्पशन बेस होता है, सब कुछ कोड बेस होता है। एक डाटा दिया था और उसी एक डाटा पे क्या हो गया, पूरा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। क्लियर? जल्दी से नोट करिए, फिर अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। आज का वीडियो लेक्चर जो है आपका 1 घंटे से ज्यादा भी जा सकता है, 1.5 घंटे भी जा सकता है, क्योंकि आज मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा। एक न्यूमेरिकल है, उसके बाद मैं आपको लेसिंग के बारे में बताऊंगा और पैटर्निंग के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर को पूरा हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, अब कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है, जो डायग्राम आपने बनाया है, ये डायग्राम ऑलरेडी आपको बना बनाया मिल जाता है और इस पे सारे डाटा लिखे हुए मिल जाते हैं। ठीक है ना, सारा डाटा क्या होता है, लिखा हुआ मिल जाता है। अब यही अगर इन दोनों का जो पीठ है वो सामने सामने होता तो क्या होता, सामने सामने होता तो आपको पता है हम यहाँ पे आर मिनिमम कौन सी वैल्यू मानते हैं, छोटी वाली वैल्यू मानते हैं आर मिनिमम की। हल्का हल्का सा क्या हो जाता, मॉडिफिकेशन हो जाता, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल को देखते हैं जो आपको बताया जा सके, अच्छा न्यूमेरिकल हो। ठीक है, यही वाला बता देते हैं, न्यूमेरिकल बता देते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, 400 किलो न्यूटन वहन करने हेतु एक स्तंभ के लिए आई खंड का चयन करिए। क्या बोला है, 400 किलो न्यूटन वहन करने के लिए। तो आपका न्यूमेरिकल नंबर 3, गिवन डाटा, गिवन डाटा। सबसे पहले क्या दे रखा है, लोड कितना दे रखा है, 400 किलो न्यूटन वहन करने के लिए एक आई सेक्शन का चूज करना है आपको, और इसकी वास्तविक लंबाई मतलब एक्चुअल लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है, 4000। लेंथ क्या दे रखी है आपकी, 4000 मिलीमीटर इसकी क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। बोला दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबंध तथा घूर्णन के विपरीत है। घूर्णन के विपरीत मतलब बोला गया दोनों सिरों पे क्या है, दोनों सिरों पे फिक्स है, और घूर्णन के लिए क्या है, प्रतिरोधी है, मतलब घूम भी नहीं सकता और फिक्स भी है। तो इसके लिए क्या होता है, L इफेक्टिव बराबर 0.865 पर होता है। L इफेक्टिव बराबर क्या होता है, 0.65 मल्टीप्लाइड बाई L होता है। वैल्यू निकाल लीजिए, 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 4000। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी जो मैं आगे 4 वैल्यू बताया था। यहाँ से L इफेक्टिव की वैल्यू आ जा रही है कितनी, 2600 आ जा रही है। कितनी आ जा रही है, 2600। वैल्यू आ जा रही है। अब आई सेक्शन के लिए होता है, फॉर आई सेक्शन, फॉर आई सेक्शन, आई सेक्शन के लिए डाटा की बात करें, आई सेक्शन के लिए डाटा क्या क्या लेते हैं, तो यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यू और सिग्मा एसी की वैल्यू की बात करते हैं। आई सेक्शन के लिए लेमडा की वैल्यू कितने लेते हैं, 100 लेते हैं, लेमडा की वैल्यू 80 लेते हैं, और सिग्मा एसी की वैल्यू को क्या लेते हैं, 100 मेगापास्कल लेते हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया या एक्सपेक्टेड एरिया की बात करते हैं, स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड एरिया, एक्सपेक्टेड एरिया। तो हमारा क्या होता है, ए ग्रास होता है। ए ग्रास कैसे निकलता है, लोड अपॉन स्ट्रेस। लोड की वैल्यू कितने दे रखी है, लोड की वैल्यू 400 किलो न्यूटन दे रखी है, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3। स्ट्रेस की वैल्यू कितने दे रखी है, स्ट्रेस की वैल्यू 100 दे रखी है, तो ये 4 बार में कट जाएगा, इससे कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 4000 मिलीमीटर स्क्वायर ग्रास एरिया जा रहा है। ग्रॉस एरिया कितना जा रहा है, 4000। अब हम क्या करेंगे, जब ग्रॉस एरिया निकल जा रहा है तो ग्रॉस एरिया के बाद हम क्या करेंगे,
हम स्टेप 2 में आएंगे और कोई एंगल सेक्शन चूज करेंगे। स्टेप 2 में आएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कोई एंगल सेक्शन चूज करेंगे। चूजिंग एंगल सेक्शन। अब कैसे चूज करेंगे, 4000 से ज्यादा एरिया हो। तो हमने यहाँ पे कौन सा सेक्शन चूज किया, यहाँ पे हमने आई सेक्शन चूज किया। आई सेक्शन हमको चूज करना है, सॉरी एंगल सेक्शन क्यों मैं लिख रहा हूँ, चूजिंग आई सेक्शन, एंगल सेक्शन नहीं, चूजिंग आई सेक्शन। हमको क्या करना है, आई सेक्शन चूज करना। तो आपको वो आई सेक्शन चूज करना जिसकी वैल्यू 4000 है, उससे ज्यादा हो। तो मैंने जो चूज किया है वो ISWB 225 किया है। हमने चूज किया है ISWB 225। आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 4000 से ज्यादा ही आवे। अगर इसके वैल्यू की बात करते हैं तो इसका जो एजी आ रहा है वो कितना आया, 4325 मिलीमीटर स्क्वायर। 4325 ही है ना, 4325। और इसका आर मिनिमम आया 32.2। इसका आर मिनिमम की वैल्यू आई है 32.2 मिलीमीटर। इसकी वैल्यू आई है 32.2 मिलीमीटर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब स्टेप 3 हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ चेक करेंगे। स्टेप 3 चेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ चेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ चूजन सेक्शन। चूजन सेक्शन का हमको क्या करना है, स्ट्रेंथ चेक करना है। जो सेक्शन हमने चूज किया है उसका क्या करना है, उसका स्ट्रेंथ चेक करना है कि उसका स्ट्रेंथ कितना आ रहा है। तो स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेमडा निकालेंगे और ये देखेंगे इससे ज्यादा आ रहा है कि नहीं। लेमडा की वैल्यू क्या होती है, L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम। L इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 2600। R मिनिमम की वैल्यू की बात करते हैं तो 32.2। यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमारी कुछ आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू हमारी आ रही है 80.74। 80.74। अब देखिए बिल्कुल हम लोग बाउंड्री पे हैं। 80.74 आई क्या है, ये बिल्कुल बाउंड्री पे है, ठीक है ना। बिल्कुल हम क्या है, बाउंड्री पे हैं। तो इसकी वैल्यू लगभग इसके बराबर आई है, लगभग इसके बराबर आई है। तो आप क्या करिएगा, जब सेक्शन मानिएगा ना तो 4300 के जगह 4400 या 4500 मान लीजिएगा। ये भी न्यूमेरिकल फेल नहीं होगा क्योंकि हम मैथमेटिकली रूप से वैल्यू ज्यादा है। देखिए अगर लेमडा बराबर 80 पे 100 आया है तो 80.74 पे कितना होगा, लगभग ये क्या होगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 के ही बराबर होगा। यहां लिख सकते हैं हियर लेमडा इक्वल टू 80.74 इज नियरली इक्वल टू 80। सो सिग्मा AC विल बी कितना हो जाएगा, 100 मेगापास्कल। सिग्मा AC की वैल्यू आपको निकालनी नहीं पड़ी, यहीं से ले लिए। क्यों ले लिए, क्योंकि बराबर है। स्टेप 4 जो मेहनत वाला काम था वो हमने निकाला कि स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ चेक कर लेंगे। स्ट्रेंथ चेक करेंगे, कितना आएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। एरिया की वैल्यू कितनी हमारी आई है, एरिया की वैल्यू की हम बात करते हैं तो 4325 4325 और स्ट्रेस की वैल्यू लगभग 100 आई है, ठीक है। तो 4.325 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा पूरा लिख देता हूँ, 4325 नहीं 432.50 क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन आ जाएगा। अब देखिए क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 432 आ रही है और उसकी वैल्यू क्या थी, 400 किलो न्यूटन। तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हेंस होके आगे लिखेंगे सो चूजिंग ऐसे ना लिखिए, सो the section will be chosen, the chosen section will be, the chosen section will be
क्या ISWB 225। क्लियर। यहाँ पे आपका डिजाइन खत्म होता है, डिजाइन ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर पूरी तरीके से खत्म होता है। इसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है जो हम आपको बता सके। 3 कैटेगरी के हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, हमने आपको तीनों कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स लगवा दिए। अब आपको कहीं नहीं समझ में आएगा तो हमको बताइएगा आगे, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है ना इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट है। सारे न्यूमेरिकल तो मैं बता नहीं सकता हूँ ना वो पॉसिबल है, तो मैं आपको जो मैथ्स पॉसिबल हो सकता था वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे से 2 टॉपिक है, लेसिंग क्या होता है और बैटर्निंग क्या होता है। तो ये 10 मिनट का टॉपिक है, तो हम लोग बता देते हैं कि लेसिंग क्या होता है, बैटर्निंग क्या होता है, ठीक है। ठीक है, इसको यूज करते हैं और लेसिंग के बारे में देखते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा लेसिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि लेसिंग क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आ गया था तो थोड़ा सा आपको बताना पड़ा था। यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ पूरी तरीके से आपको बता दूंगा कि लेसिंग क्या होता है, ठीक है ना। लेसिंग के बारे में आता है, लेसिंग को हिंदी में हम बोलते हैं क्या, जालक पद्धति। अब लेसिंग होता क्या है वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले लेसिंग की बात करते हैं कि लेसिंग होता क्या है। तो जहां पर भी कंपोजिट मेंबर यूज किया जाता है, उसके लेसिंग या जालक पद्धति क्या होता है, नाम से पता चल रहा जाल के जैसा है। तो ये किसी 2 कंपोनेंट को क्या करता है, जाल की तरह आपस में बांध देता है। क्या करता है, किसी 2 कंपोनेंट को जालक क्या करता है, जाल की तरह बांध देता है। जैसे ये हमारे 2 मार्कर्स जो गए, 2 कंपोनेंट्स हो गए, इनको जाल की तरह बांधना है तो क्या करेंगे हम, जाल की तरह बांधने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इनको इस तरह जोड़ दें, इनको इस तरह जोड़ दें। इस तरह अगर हम जोड़ दें तो जाल की तरह बांध देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, काफी अच्छी आ जाएगी। तो यही पद्धति हमारी क्या कहलाती है, जालिक पद्धति कहलाती है। जब भी कभी 2 या 2 से अधिक चीजों को जोड़ना रहता है तो हम क्या करते हैं, लेसिंग को यूज करते हैं। तो हम कुछ सेंटेंस लिख देते हैं, यूज कर लीजिए। लेसिंग आर यूज्ड व्हेन 2 or more sections। जब 2 या 2 से ज्यादा सेक्शंस होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, लेसिंग आर यूज्ड व्हेन 2 or more section will added to each other। जब 2 या 2 से ज्यादा सेक्शन एक ही में जोड़े जाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा लेसिंग कहलाता है। लेसिंग का पहला सिस्टम हो गया कि लेसिंग क्या करता है, 2 या 2 से अधिक सेक्शंस को या कंपोजिट सेक्शंस को एक में क्या करता है, जोड़ के रखता है। लेसिंग क्या करता है, लेसिंग कॉलम और फ्लैट प्लेट्स दोनों को जोड़ के रखता है। इन जनरल केस में कॉलम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स के ब्रैकेट में हम लिख देते हैं क्या, जैसे फ्लैट प्लेट हो गया, गसेट प्लेट हो गई, ये सारी चीजें हो गई। जैसे क्या हो गया, फ्लैट प्लेट। कॉलम एंड इट्स कंपोनेंट will be jointed by, not added, jointed by लेसिंग। क्या होता है, लेसिंग के द्वारा इसको भी जोड़ा जाता है।
भाई अगर दो चीजों को जोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, लैसिंग से जोड़ सकते हैं। और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो प्लेट वगैरह लगी रहती है, उसको भी हम कैसे जोड़ेंगे, उसको भी हम लैसिंग के माध्यम से जोड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, एंगल और चैनल सेक्शन के लिए भी लैसिंग यूज किया जाता है, ठीक है ना। लैसिंग आल्सो यूज फॉर lessings are also used for channel section and angle section, channel and angle section, channel and angle section। क्लियर, ये चीज हो गया। और बात करते हैं लैसिंग की, बात करें तो लैसिंग में भी of 50 millimeter to 75 millimeter वाइड। लैसिंग जो होगा वो आपका 50 से 75 मिलीमीटर चौड़ा हो सकता है, और थिकनेस की बात करते हैं तो 8 से 10 मिलीमीटर थिकनेस हो सकती है। 8 to 10 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर थिकनेस। क्लियर, ये चीज हो गया, ठीक है। लैसिंग क्या करता है, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करता है। तो ये भी आप चीज लिख सकते हैं, लैसिंग में होल्ड, लैसिंग विल होल्ड many components, lessing will hold लिख दिया था। lessing will hold many components in proper position and correct distance, in proper position and correct distance। क्लियर, समझ में आया। लैसिंग क्या करता है, लैसिंग दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट या कई सारे कंपोनेंट को प्रॉपर पोजीशन में रखता है और उनको करेक्ट डिस्टेंस पे रखता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लैसिंग बोलते हैं। अब लैसिंग की बात करते हैं तो लैसिंग दो तरीके का आता है, सिंगल लैसिंग सिस्टम और डबल लैसिंग सिस्टम, ठीक है। तो दो तरीके के सिस्टम्स आते हैं। पहला आपका आता है सिंगल लैसिंग सिस्टम, सिंगल लैसिंग सिस्टम, और दूसरा आपका आता है डबल लैसिंग सिस्टम, डबल लैसिंग सिस्टम। अब अगर हम सिंगल लैसिंग सिस्टम या डबल लैसिंग सिस्टम की बात करें तो इन दोनों लैसिंग सिस्टम में क्या आते हैं, दो तरीके के फेस आते हैं। एक फेस ए आता है और एक क्या आता है आपका, फेस बी आता है। तो यानी अगर हम दोनों सेक्शंस की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है आपका, फेस ए लैसिंग सिस्टम, फेस ए लैसिंग सिस्टम, और आता है फेस बी लैसिंग सिस्टम। क्लियर, डायग्राम बना के भी समझा देते हैं कि फेस ए और फेस बी क्या है, सिंगल लैसिंग सिस्टम और डबल लैसिंग सिस्टम का मतलब क्या है। समझ लीजिए कि किन्हीं दो चीजों को जोड़ना है, मैं यहाँ बता देता हूँ। जी, ये क्या है, ये आपकी कोई दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट्स आपकी यहाँ है और एक प्लेट्स आपकी यहाँ है। थोड़ा सा प्लेटों को हम बड़ा ही बनाएं या दूर दूर बनाएं तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इसी में आपको पैटर्निंग भी समझा देंगे। ये क्या होगी, ये आपकी प्लेट्स हो गई। इन प्लेटों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, एक बार ऐसे आ गए और इसको इधर ले जाके जोड़ दिए, ठीक। एक बार ऐसे यहाँ पे आ गए और इसको इधर ले जाके जोड़ दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंगल लैसिंग सिस्टम हो गया। जो अभी मैंने बनाया है ये आपका क्या हो गया, ये सिंगल लैसिंग सिस्टम हो गया। सिंगल लैसिंग सिस्टम में ये कौन सा सिस्टम हो गया, फेस ए। तो इसको हम बोलेंगे फेस ए सिंगल लैसिंग सिस्टम। ये क्या होगा, फेस ए सिंगल लैसिंग सिस्टम। और अगर इसी को हम फेस बी बनाते तो फेस बी कैसे बनता, अभी हम आपको सिंगल लैसिंग सिस्टम ही समझा रहे हैं।
फेस बी इसी का अपोजिट हो जाता, कुछ इस तरह आता और इस तरह निकल जाता। तो मैं गलती बना दिया, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, इसको और नीचे बनाना चाहिए था। इस तरह जाएगा और इस तरह जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका फेस बी है। फेस बी में क्या हो जाता, ये सिस्टम इधर ले जाते हैं और ये सिस्टम यहाँ पे लाते हैं। ये आपका क्या होगा, ये उल्टा है, तो इसको हम बोलेंगे फेस बी लैसिंग सिस्टम। फेस बी सिंगल लैसिंग सिस्टम। अब डबल लैसिंग सिस्टम की बात करते हैं कि डबल लैसिंग सिस्टम कैसे होता है। तो ये आपका हम डबल लैसिंग सिस्टम बना देते हैं। एक आपका यहाँ पर बन गया और एक आपका यहाँ बन गया। तो डबल में क्या होता है, एक इस तरह चलेगा और दूसरा उसका क्या करेगा, दूसरा उसका अपोजिट चलता है। और बीच में क्या होता है, बीच में इस तरह, बीच में समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, इस तरह है, बीच में इस तरह। ठीक है, यहाँ का जो मेंबर होगा वो कुछ उठ के यहाँ जाएगा और यहाँ का मेंबर कुछ उठ के यहाँ जाएगा। ठीक, उसी तरह ये मेंबर यहाँ आएंगे और ये मेंबर यहाँ जाएंगे। तो जब इस तरीके के सिस्टम्स होते हैं, तो इस तरीके के सिस्टम्स हमारे क्या कहलाते हैं, इस तरीके के सिस्टम्स को हम बोलते हैं सिंगल लैसिंग, सॉरी डबल लैसिंग सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल लैसिंग सिस्टम। ठीक है ना, आप अगर चाहें तो डबल, एक मिनट इसको लिख लीजिए। जो सिंगल लैसिंग सिस्टम होता है ये दो तरीके का होता है। सिंगल लैसिंग सिस्टम दो तरीके का होता है। डबल लैसिंग सिस्टम, सिंगल दो तरीके का होता है, तो बता दिए। डबल लैसिंग सिस्टम डबल में किसी फेस की आवश्यकता नहीं होती, इधर उधर करके आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, इधर उधर लगा के आप कर सकते हैं। तो ये डबल लैसिंग सिस्टम हो गया। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। मुझे नहीं लगता है कि लैसिंग में और भी किसी तरह की आपको कुछ कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना, लैसिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे की बात करते हैं, पैटर्निंग की बात करते हैं कि पैटर्निंग क्या होता है, पैटर्निंग किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं पैटर्निंग की। इस डायग्राम को हम रहने देंगे क्योंकि ये डायग्राम आगे आपको काम आएगा। अब हम बात करते हैं पैटर्निंग की कि पैटर्निंग क्या होता है। इसको भी हटा देते हैं, सिंगल लैसिंग सिस्टम, डबल लैसिंग सिस्टम, डायग्राम को बनाना क्लियर हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पैटर्निंग। क्या है पैटर्निंग, पैटर्निंग। ठीक है, पैटर्निंग देखिए क्या होता है। पैटर्निंग की बात करते हैं, बैटर्निंग की सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो बैटर्निंग को हिंदी में हम बैटर्निंग ही बोलते हैं या बैटर्निंग पद्धति बोलते हैं। तो बैटर्निंग क्या होता है, जो बिल्टअप कॉलम होता है ना, बिल्टअप कॉलम में हम क्या करते हैं, बिल्टअप कॉलम्स को क्या करना पड़ता है, हमको जोड़ना। ठीक है, पहले इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, इरेज ही कर देते हैं, तब आपको समझा रहे हैं। इसको भी इरेज कर देते हैं, दिक्कत होगी फिर लिखने में। पैटर्निंग क्या होता है, जब भी हम कंपोजिट सेक्शंस को या किन्हीं दो सेक्शंस को जोड़ते हैं, यानी दो कंप्रेशन मेंबर्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हमको लैसिंग तो चाहिए। लैसिंग से हमने जोड़ दिया, लेकिन जब लैसिंग को हम जोड़ेंगे, मतलब इस तरीके के कोई दो सेक्शन, इनके बीच में कोई आप डायगोनल मेंबर लगा के जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे आखिर कैसे। तो वहां पे आपको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, वहां पे हमको बैटर्निंग का प्रयोग करना पड़ता है। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, बैटर्निंग का प्रयोग करना पड़ता है। और उस बैटर्निंग में हम नट बोल्ट का उपयोग कर सकते हैं या रिवेट का उपयोग कर सकते हैं। तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, वहां पे हम एक प्लेट लगाते हैं, एक प्लेट की खंड लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बैटर्निंग बोला जाता है। ठीक है ना,
क्या बोला जाता है, बैटर्निंग बोला जाता है। जहां पे आप लोग देखते होंगे कि रेलवे वगैरह पे कभी जाइएगा, जहां पे प्लेट्स, डायगोनल प्लेट्स ज्वाइंट होते हैं, तो आप देखेंगे वहां पे एक चौकुंडा प्लेट होता है, वो एक प्लेट इस तरफ होता है, एक प्लेट इस साइड होता है, और उसी प्लेट के ऊपर फिर कसा जाता है। ठीक है, तो वो आपका सिस्टम क्या कहलाता है, बैटर्निंग कहलाता है। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे एक डायग्राम हम बना रहे हैं। बेसिकली सब रेलवे वगैरह में ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है, या फिर जो क्रिकेट के स्टेडियम्स होते हैं या फिर वर्कशॉप वगैरह होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इसीलिए मैं मोस्टली एग्जांपल क्रिकेट के स्टेडियम्स वगैरह का देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर को लाइट रखने के साथ साथ स्टेबिलिटी भी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसके अगर बीच की दूरी की बात करते हैं, यहाँ पे सेंटर के बीच की दूरी की बात करते हैं, तो ये डी होता है। यहाँ पे जो इनका सेंटर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डी होता है। अगर यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अब देखिए बैटर्निंग होता क्या है। बैटर्निंग तीन तरीके से होता है। ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ, ये समझ लीजिए ये आपके होल्स हैं, जो आपके रिविट्स होंगे या बोल्ट्स होंगे। मान लीजिए रिविट्स होंगे, बोल्ट का उपयोग भी कम यहाँ करते हैं, बोल्ट का उपयोग हम नहीं के बराबर ही करते हैं, रिविट का प्रयोग ज्यादा करते हैं। नहीं क्या, रिविट का ही प्रयोग करते हैं, बोल्ट को छोड़ दीजिए, बोल्ट के बारे में सोचिए। अब इसकी बात करते हैं ऊपर ऊपर वाले की, जिसको हम बोलते हैं इंड बैटन्स, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट बैटर्न। इंटरमीडिएट बैटर्न, ठीक है। और नीचे वाला भी हमारा क्या कहलाता है, इंड बैटर्न कहलाता है। मान लीजिए अब ये आपके क्या हो गया, दो कॉलम्स हो गए या दो कंप्रेशन मेंबर हो गए। ये दो कंप्रेशन मेंबर को जोड़ने के लिए बीच में तीन बीम टाइप के स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, बीच में कुछ भी यूज किया गया है। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेट लगाते हैं, यहाँ पे एक हमारी प्लेट लगी रहती है। जो मैं गाढ़ा बना रहा हूँ, इस गाढ़े को ध्यान से देखिएगा, ये जो गाढ़ा है, तो यहाँ पे क्या लगी रहती है, एक प्लेट लगी रहती है। इस प्लेट को जब जोड़ा जाता है तो कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है कि जो कॉम्प्रेशन मेंबर है उससे और दूसरे वाले कंपोनेंट से ये प्लेट क्या है, ये प्लेट आपका जुड़ा है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट का यूज किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, बैटर्निंग बोलते हैं। जो हमारा क्या कहलाता है, बैटर्निंग कहलाता है। यही वाली प्लेट यहाँ 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 हर जगह वो क्या होती है, वो प्लेट आपकी लगी रहती है। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बैटर्न बोलते हैं। बैटर्निंग के लिए कुछ कंडीशन होती है, जो आर वाई वाई की वैल्यू होती है वो हमेशा आर एक्स एक्स से अधिक होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम बैटर्निंग कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा आई बराबर ए आर स्क्वायर, आई बराबर ए आर स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। अब आर एक्स एक्स की बात करते हैं, आर एक्स एक्स अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, आई एक्स एक्स बाई ए, आई एक्स एक्स बाई ए अंडर रूट में। आर वाई वाई आपको निकालना तो कैसे निकालते हैं, आई वाई वाई बाई। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसके लिए ये कंडीशन होती है, जो आर वाई वाई की वैल्यू होती है हमेशा ज्यादा होनी चाहिए किससे, आर एक्स एक्स की। अगर ये कंडीशन है तो आप क्या कर सकते हैं, बैटर्निंग कर सकते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है तो ही आप बैटर्निंग कर सकते हैं, नहीं तो आप बैटर्निंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बैटर्निंग के लिए जो भी मुख्यतः चीजें थी वो हमने आपको बता दिया। बैटर्निंग, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बैटर्निंग में आपको किसी भी तरह का कुछ भी मुझे नहीं बताना है, इतना आपका क्या है, मोर देन एनफ है इसके लिए, बैटर्निंग के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ आपका क्या होता है, आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है और आज के साथ ही पूरा आपका कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, खत्म होता है।
स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारा चैप्टर आने वाला है वो हमारा कॉलम बेस वगैरह आने वाला है, तो वो सब काफी छोटा छोटा चैप्टर है। जो सबसे मेन चैप्टर था वो आपका टेंशन मेंबर और कॉम्प्रेशन मेंबर तक ही था। कॉम्प्रेशन मेंबर के बाद भी जो स्टील स्लैब वगैरह के आएंगे, बेसिस वगैरह आएंगे, फैब्रिकेशन वगैरह के चैप्टर्स आएंगे, वो इतने बड़े नहीं होंगे, उतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।